हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमी पॉइंट। तो बच्चों, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चालू की है, यानी केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम के अंतर्गत। तो बच्चों, उसमें हम लोग 2 टाइप देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरे टाइप पर बात करेंगे। थोड़ा बच्चों तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए आवाज़ में दिक्कत है। तो बच्चों, आज हम लोग टाइप 3 पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है बच्चों रीजनिंग क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तार्किक प्रश्न। तो आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये कि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों से लिए जाते हैं, यानी इनऑर्गेनिक से भी आते हैं और ऑर्गेनिक से भी आते हैं। तो ऐसे प्रश्न खासतौर से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये भी आपकी एक श्रृंखला की इसमें कड़ी में है। तो बच्चों, देख रहे हैं कि आपके सामने ये 4 प्रश्न मैंने रखे हैं, और चारों प्रश्न देखिए आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, समझाइए। 2016 में पूछा गया है। उसी प्रकार से बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन में CCl बंध लंबाई क्लोरोमेथेन की अपेक्षा कम क्यों होती है। ये 2015 में आया हुआ है। इसी तरीके से बच्चों तीसरा प्रश्न है, ये पहला बच्चों ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तीसरा फिर इनऑर्गेनिक से मैंने लिया है। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा गया है। फिर बच्चों फिर ऑर्गेनिक से लिए हैं, मेथिलएमीन जो है अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों, समझाइए, 2022 में। तो बच्चों इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग तार्किक प्रश्न कहते हैं या कारण सहित प्रश्न कहते हैं। परीक्षा में ऐसे भी आता है कि कई प्रश्नों को दे देगा और वो ये कहेगा इनको कारण सहित समझाइए। अगर 5 क्वेश्चन दिए तो 5 नंबर हुआ, 3 क्वेश्चन दिए तो 3 नंबर हुआ। तो बच्चों इसको हमने रीजनिंग क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। तो ये टाइप 3 के अंतर्गत मैंने रखा है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को जो है कि इसके बारे में लिखना होता है और कारण सहित देना होता है। ठीक है, बहुत आसान होते हैं, इनको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगर आप इसको समझे हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं इन चारों प्रश्नों को करा रहा हूं, मगर अंतु इसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें थ्योरी मतलब नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, मैं PDF फाइल को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करने हैं इनको। तो बच्चों देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, समझाना है इसको। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों यहाँ पर एक श्रेणी आपको मिलती है, और श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले धातु को जो है उसके लवण के जली विलयन से विस्थापित कर देती है। तो बच्चों ये कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो कॉपर है वो ऊपर है, यानी कॉपर आपका ऊपर है और सिल्वर आपका नीचे है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो बच्चों सिल्वर से अधिक सक्रिय है। इसका मतलब कि इसके जली विलयन से इसको ये विस्थापित कर देगा। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट, तो बच्चों AgNO3 और यहाँ पे Cu, तो जब Cu इससे क्रिया करता है तो बच्चों इसको ये विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए कॉपर, यानी इसके 2 मोल लेते हैं तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, 2 नाइट्रेट हो गए और ये कॉपर हो गया, और यहाँ पर Ag जो है वो अलग हो जाएगा बच्चों, 2Ag। तो बच्चों इस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं कि कॉपर पर कोई भी आवेश नहीं है, इस समय ये उदासीन है। परंतु बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि Cu++ और 2 नाइट्रेट आयन बच्चों ये मिलता है। अब आपको बच्चों पता होगा कि जो D ब्लॉक होते हैं, तो D ब्लॉक तत्वों में बच्चों इनके जो आयन होते हैं वो रंगीन आयनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर D उपकोष में बच्चों 0 है तो वह रंगहीन होगा, या D10 है तो भी वो रंगहीन होगा। अगर बच्चों D से 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका रंगीन होगा, कलर होगा बच्चों, ये आप ध्यान में रखें। तो बच्चों यहाँ पर जो क्यूप्रिक आयन है
तो बच्चों कापर के दो आयन बनते हैं, एक होता है Cu++ और एक होता है Cu+। तो बच्चों ये आपका रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन, और जबकि ये आपका रंगीन होता है, ये कलर होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो बच्चों देखिए अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, मैं यहाँ पे कॉपर का लिख लेता हूँ, Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d10 और 4s1। बच्चों ये कॉपर का है। अब देखिए इसमें एक आवेश जब आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर 3d10 है, मैंने आपको बताया कि d10 होगा तो रंगीन होगा, यानी इसका कोई कलर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया रंगहीन है। परंतु बच्चों अगर इसमें एक आवेश और बढ़ा दिया जाए, Cu++ हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल देगा ये, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3d9 हो गया, जिसके कारण इसका कलर होगा, और ये कैसा होता है बच्चों, ये नीला होता है। ये हमारे पास जो इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, ये नीला होता है बच्चों। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट, अब आपको लिखना क्या है परीक्षा में, तो बच्चों लिखेंगे आप कि कॉपर जो होता है वो सिल्वर से अधिक सक्रिय है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर के ऊपर स्थान रखे हुए है। ठीक है, तो जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण कॉपर जो है वो क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित हो जाता है, और क्यूप्रिक आयन जो होता है वो रंगीन होता है, जो नीले कलर का होता है। इसीलिए कॉपर की जब इससे क्रिया कराई जाती है तो विलयन क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। बस इतना सा आपको लिखना है, बहुत सिंपली भाषा में, तो यही आपको लिख देना है, तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे काफ़ी प्रश्न हैं जो अगर एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 नंबर में आते हैं, नहीं तो कई क्वेश्चनों को दे दी जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों सबसे पहले काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको 1 2 3। ठीक है, क्योंकि मैं मिटा भी सकता हूँ इनको। तो बच्चों इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को बच्चों बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसमें इतना ही लिखना है कि जो कॉपर है वो क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण विलयन नीला हो जाता है। ठीक है, विलयन नीला हो जाता है। तो बच्चों ये इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन लिया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन में CCl बंध लंबाई क्लोरोमेथेन की अपेक्षा कम होती है, क्यों होती है ये हमें बताना है। तो बच्चों देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों देखिए क्लोरोबेंजीन इस तरीके से, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, जिसके कारण ये CCl बॉन्ड हुआ, और बच्चों दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये है क्लोरोमेथेन, यहाँ पे क्लोरोमेथेन। तो ये आपका है H और H। तो बच्चों इसमें भी CCl बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, देखिए इसको एक नहीं दो नहीं कई तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है, संकरण के आधार पर दिया जा सकता है, और दूसरी बात है बच्चों इसमें एक अनुनाद लक्षण के द्वारा भी दिया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों इसको हल करने से पहले ये समझ लें कि हमारे पास जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बंध लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसकी बंध लंबाई आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और डबल बॉन्ड की लंबाई कुछ कम होती है, 1.3 करके होती है, 3-4 कुछ इस तरीके से होती है, एग्जैक्ट नहीं है ध्यान में, मगर इतना होता है लगभग, या 1.20 लगभग होती है। कुल मिला के इसकी जो बंध लंबाई बच्चों छोटी होती है। अब आप सोचिए कि अगर ये बंध लंबाई इससे कम है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड का कुछ करैक्टर आ जाएगा,
बच्चों इसमें ये अनुनाद में भाग ले लेता है, जिसके कारण ये जो है इस पर द्विबंध, आंशिक द्विबंध का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। जबकि ये अनुनाद में भाग नहीं ले सकता तो इस पर आंशिक द्विबंध का लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। अब ये कैसे होता है बच्चों, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लोरोबेंजीन, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इस तरीके से है और इस पर Cl है, दो, ये इसके बच्चों 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें साझे में भाग लिया है। तो बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा तो ये अनुनाद शो करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह बच्चों ये एक बॉन्ड तो पर्टिकुलर बॉन्ड है, ठीक है, और एक बॉन्ड ये आ चुका है। अब यहाँ पर जो Cl है तो ये 2 2 4 और ये प्लस लग गया। यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड आ चुका है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा कि ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है। अब बच्चों ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये आपका पहले से था, यानी 2 2 4 और ये प्लस, ठीक है। तो बच्चों ये बॉन्ड अब यहाँ पे आ गया, यानी आगे चलेगा इसमें अनुनाद में और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये बच्चों बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ है, डबल बॉन्ड Cl और प्लस। अब बच्चों जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये फिर से यहाँ चला जाएगा, देखिए आगे इसकी प्रक्रिया हो रही है, यानी ये बॉन्ड पूरा एक बार रोटेट हो चुका है, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये बॉन्ड बच्चों यहाँ जाएगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये 2 और ये फिर से इसके इलेक्ट्रॉन आ गए और जो बॉन्ड यहाँ थे हम वहीं लगा देते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है और जो बॉन्ड बार बार घूमते हैं, रोटेट होते हैं, तो बच्चों इसका अगर अनुनाद संकर हम दिखाएं, इसका अगर अनुनाद संकर दिखाएं तो देखिए ये कैसे हो जाएगा। तो बच्चों इसको अनुनाद संकर के लिए ये इस तरीके से जो बॉन्ड रोटेट होते हैं उनको ऐसे डॉटेड से दिखाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर बच्चों ये एक बॉन्ड तो था और एक बॉन्ड ये आया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो चुका है, यानी इस पे आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है और डबल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, वो छोटी होती है। जबकि मेथेन में क्या होता है कि वो अनुनाद में भाग नहीं ले सकता, जिसके कारण उस पर द्विबंध लक्षण नहीं आता है, तो इसीलिए इसकी बंध लंबाई छोटी होती है। इसको आप संगणन के माध्यम से भी बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन हुआ। इसी तरीके से बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये इनऑर्गेनिक से लिया गया है। तो बच्चों इसमें कोई खास नहीं है, इसको भी देखते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, 1 2 3। अब बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता। तो बच्चों इसमें पहले सबसे पहले समझते हैं कि अनुचुंबकीय लक्षण ये कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों जो डी ब्लॉक में होते हैं, जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या होता है डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, उपस्थित होते हैं। तो बच्चों इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है ये अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि वे पदार्थ या ये वे आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे क्या प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप कोई भी देख सकते हैं, अभी जैसे हमने कॉपर का देखा था तो क्यूप्रिक आयन में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर Fe के देख लें, है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Fe को छोड़िए कुछ और भी देख ले सकते हैं, या स्कैंडियम देख लेते हैं, स्कैंडियम देख लेते हैं Sc, तो ये बच्चों हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1
और 4s2। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं एक अयुग्मित है। इसी प्रकार स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है बच्चों, ये आपका अणुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। अब बच्चों यहाँ ही से इसी को समझ लेते हैं कि ये परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे NS यानी बाह्यतम मुख्य क्वांटम संख्या है, और जबकि ये क्या है बच्चों N-1D। तो बच्चों इन दोनों कक्षकों की यानी इन दोनों उपकोषों की ऊर्जा में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो इन दोनों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो है अन्य यौगिकों से बंध बनाने के लिए इसका और इसका दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। यानी बाह्यतम कोष के भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और जो है कि इसके भीतरी कोष यानी पिछले भीतरी कोष भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी आप क्या लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व NS उपकोष तथा N-1D उपकोष दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्ती संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ये लिखना था। अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं मेथिलएमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। तो बच्चों इसका मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है और इन सब का भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, अब वहां से जाकर डिटेल को इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखें कि अमोनिया जो क्षारीय है वो इसकी वजह से होता है बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये किसी को बंध बनाने में यानी उसको अवेलेबल कराता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से ये क्षारीय होता है, इसको लुईस क्षार बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर इस इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी अगर बढ़ जाए यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए तो इसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। तो वहीं पर देखिए बच्चों मेथिलएमीन क्या होता है कि NH2, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये जो होता है ये प्लस I ग्रुप I प्रभाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? I प्रभाव, जिसके कारण बच्चों क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, परंतु बच्चों इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण इस पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही मौजूद है, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, परंतु इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो रहा है, इस मेथिल समूह के कारण यानी R समूह के कारण जो है इस पे प्लस I प्रभाव लग रहा है, और प्लस I प्रभाव लगने के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, जिसके कारण इसकी क्षारीयता इसकी तुलना में अधिक हो जाती है। तो यही सब चीजें बच्चों आपको लिखनी है। ये कुछ प्रश्न थे, इस पे बहुत ढेर सारे प्रश्न होते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इनऑर्गेनिक से भी आते हैं। तो ये टाइप नंबर 3 है, आपको ये ऐसे तैयार कर लेने हैं, खोज के कहीं से भी आपको ये सारे के सारे प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने टाइप 3 पर रीजनिंग क्वेश्चन पर बात किया, जिसे कहते हैं तार्किक प्रश्न। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग फिर एक नए टाइप पर बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरीके से सभी प्रकार के आपको प्रश्नों मिल जाएंगे और उनको अच्छे से पढ़ लें, उनको अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, अन्य बच्चों तक पहुँचाएँ, कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया, कितना अच्छा लगा, हमें बताएं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।